केंद्र सरकार के खिलाफ देश के 10 मजदूर संगठनों की हड़ताल का हरियाणा में मिला जुला असर देखा जा रहा है। हरियाणा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों के आह्वान पर 40 से अधिक विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसमें 55 बोर्ड और निगमों के कर्मचारी और संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में रोडवेज की 8 यूनियनों के पदाधिकारी हड़ताल का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि यूनियन के मेंबर्स हड़ताल में शामिल नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के अलावा सिरसा, दादरी, कैथल, करनाल, गोहाना, फरीदाबाद और फतेहाबाद में भी हड़ताल का मिला जुला असर दिखाई दिया। हड़ताल के बावजूद पानीपत, झज्जर आदि जगहों पर यातायात सामान्य रहा और सुचारू रूप से चलता दिखाई दिया। आज देश भर में ट्रेड यूनियन और क्षेत्रीय यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। कई जगह उनका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन करनाल में हड़ताल का असर देखने को नहीं मिल रहा है। रेल चल रही है, बस चल रही हैं, डाक सेवाएं चल रही हैं, साथ ही साथ बैंकिंग सेवाएं चल रही हैं। लेकिन करनाल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है, वहाँ पर सुबह के वक्त हड़ताल हुई थी कर्मचारियों की 2 घंटे की, जिसके बाद काम जो है वो स्लो हो गया था। ये तमाम मरीज के परिजन हैं या फिर खुद मरीज हैं जो इलाज करवाने के लिए नागरिक अस्पताल में आते हैं। और आप देख सकते हैं एक दिन पर्ची का जो काम था कटने का, वो थोड़ा सा स्लो हो गया था क्योंकि हड़ताल पर कर्मचारी चले गए थे। ऐसे में बाकी कर्मचारियों को बिठाया गया था या फिर बेहद ही धीरे चल रहा था, जिसके चलते अब लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कई कई घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो। कितनी देर से खड़े हैं आप? कब आए थे यहाँ पर? तकरीबन 9 बजे आई थी। 9 बजे आए थे। 9 बजे से आकर खड़े हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? पर्ची कटने में देरी क्यों? हाँ, कह रहे देरी है, लंबे लाइन लगी है। लंबी लाइन है। आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? जी 1 घंटा हो गया खड़े ना, 2 घंटे पूरा खड़े ना। अभी तक नंबर नहीं आया? आगे तक कटाना करी नंबर कटाने दे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या परेशानी, कब से लाइन में लगे हुए हैं? भैया मैं तो लाइन देख के ही मेरे को परेशानी हो रही है। तो ये देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं जो परेशानी का जिन्हें सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पुरुषों की भी लाइन है। हालांकि अब कर्मचारी वापस अपने काम पर लौट आए हैं। आज आपको बता दें कि ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है। उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन जो है वो 26,000 होना चाहिए। साथ ही साथ ओपीएस की बहाली होनी चाहिए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की। और इसके अलावा जो किसान संगठन अपनी हड़ताल पर बैठे हैं, उनका कहना है कि ऋण माफ़ हो, एमएसपी लागू किया जाए, उस पर कानून बनाया जाए। हालांकि वो सरकार का विषय है, सरकार उस पर क्या संज्ञान लेती है। लेकिन अगर इस तरीके की हड़ताल कहीं पर भी देखने को मिलती है तो उसका सीधा असर आम पब्लिक पर देखने को मिलता है और आम पब्लिक परेशान होती है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम हो रही बारिश से भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये बारिश सोनीपत के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडरपास स्विमिंग पूल का रूप धारण कर चुका है। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। जिस प्रशासन ने पूरी तैयारी का दावा किया था, अब वो नगर निगम की बारिश के सामने जो है बेबस नजर आ रहा है। लोग अपना गुस्सा प्रशासन पर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी से लबालब भरी सड़कों पर निकलना लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। तो शनि मंदिर ये पुल के नीचे इतना पानी आ जाता है, बारिश के टाइम पर बच्चे को स्कूल में जाने में बड़ी दिक्कत होती है और यहाँ पर कोई समाधान नहीं कर रहे हैं पानी का। और यहाँ पर जनरेटर निकालते हैं, कर्मचारी नहीं आते हैं काम करने के लिए। ये देखो अंडरपास पुल है, यहाँ पर बहुत पानी भर जाता है, छोटे बच्चों को निकाल। सुबह थोड़ी सी बरसात में थोड़ी सी बरसात में ही पानी भर जाता है। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते शिक्षा का मंदिर तालाब बन गया है। सरकार का संस्कृति मॉडल स्कूल की
हालत देखकर यह पता नहीं चलता कि ये स्कूल है या तालाब। बारिश का असर पानी मैदान से लेकर कमरों तक पहुंच गया है। हालातों को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने 2 शिफ्टों में क्लास लगाने का फैसला लिया। जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी निकासी के लिए मोटरें लगा दी, लेकिन इसके बावजूद हालात वैसे हैं, कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। जैसे 2-3 दिन से बरसात हो गई है और स्कूल कैंपस में पानी भर गया है, बल्कि स्कूल के जो कक्षा उनमें उस हिस्से में पानी भर गया है। ठीक है, बाकी हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी और पब्लिक हेल्थ ने मोटर लगवा दी है, पानी निकाला जा रहा है। नूह में सौतेली मां को भगाने का मामला सामने आया है। 17 साल के लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है। 40 साल की सौतेली मां को लेकर जो युवक है वो फरार हो गया है। आरोपी महिला 30,000 कैश और जेवर लेकर फरार है। सौतेली मां को लड़के ने भगाकर ले गया और फिर कोर्ट में शादी कर ली। पीड़ित पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो यह मामला सामने आया है नूह में, जहां सौतेले बेटे ने मां से शादी कर ली, पहले भगा कर ले गया और फिर कोर्ट में शादी कर ली। आपको बता दें कि इसके बाद पिता ने मामले की शिकायत दी है। लड़के की उम्र जो है वो 17 साल की बताई जा रही है, वहीं मां की उम्र 40 साल की बताई जा रही है, जिन्होंने शादी कर ली। मेरी घरवाली 15 साल मेरे साथ रही थी। जो मैंने पहले शादी करी वो उसका लड़का आया था मेरे पास बड़ा होकर, फिर उसके बाद में मेरे पास 3 महीना रहा था। उससे वो सेट होकर के अपनी माँ बनाई थी, पैर छीता था और उसको लेकर के फरार हो गया। अपनी सौतेली माँ को लेकर फरार हो गया। हाँ, उसकी माई थी सौतेली हो। 4 महीने उसको कुछ पता चला? कोई पता नहीं है। और पुलिस ले उठा के लेके आई थी SI पुष्पा जी, पुष्पा मैडम उठा के लेके आई, उन्होंने 30,000 रुपये लेकर के फरार कर दिए। मुकदमा दर्ज? हाँ, कह रहे थे कि मैंने कोर्ट महल कर ली, कि साहब जी ने कोर्ट महल कोई तुम्हारा कोई हक नहीं है इन पर। और उसके लड़के की 17 साल की उम्र है और मेरी घरवाली की 40 साल की उम्र है। इनने कोई में इसको सुनवाई नहीं की। करनाल के बड़ा गांव में 2 पक्षों ने इतिहास रच दिया। साक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड जीता है। 54 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मैरीकॉम के बाद बॉक्सर साक्षी का जलवा देखने को मिला। भिवानी पहुंचने पर साक्षी का भव्य स्वागत किया गया। अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी होगी। ओलंपिक में पदक जीतना हमारा लक्ष्य था, ये साक्षी ने कहा है। लौटने के बाद, अपनी जीत के बाद साक्षी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि जो ओलंपिक में पदक जीतना है वो उनका लक्ष्य था। 2028 ओलंपिक की प्रबल दावेदार है। ये कोच जगदीश का कहना है कि साक्षी 2028 ओलंपिक की भी प्रबल दावेदार है। साक्षी, कहाँ पर ये चैंपियनशिप थी और कौन सा आपको मेडल मिला? फिलहाल बात करें तो मैं अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में था। तो किस तरह की फाइट थी, किसको हराया, कितने अंक से हराया है? मेरी 4 बाउट हुई गोल्ड मेडल के लिए। फर्स्ट बाउट मेरी इंग्लैंड के साथ थी, जो कि 2 बार की ओलंपियन थी। उसको मैंने 5-0 से हराया यूनानिमसली। उसके बाद ब्राज़ील के साथ थी, वो भी ओलंपियन थी। उसके बाद उज्बेक के साथ थी और फाइनल बाउट मेरी USA के साथ थी। तो मैंने चारों बाउट 5-0 से जीती। तो मानता हूँ कि मैरीकॉम के बाद सबसे ज़्यादा जो विश्व स्तर पर पदक जीते हैं वो इसके साक्षी के हैं। ये 4 बार विश्व विजेता बन चुके। तो कोच साहब, आप साक्षी से क्या उम्मीदें हैं? कौन कौन सी चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे? साक्षी से हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। मैं अब मानता हूँ कि साक्षी 2028 की प्रबल दावेदार है और ये क्वालिफाई करती है, तो हमें 2028 ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। साक्षी से ओलंपिक पदक। ये लड़कियों के जो मेडल आए हैं वो उसके गोल्ड आए हैं, तो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से लड़कियों ने आगे बढ़ के खेलना सिखाया है, इससे लड़कों को भी एक प्रेरणा मिल रही है कि लड़कियाँ इतना संघर्ष करी हैं तो उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। और आने वाले टाइम में भिवानी बॉक्सिंग क्लब ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल ले आएगा, जो पहला रिकॉर्ड होगा कि हिंदुस्तान की किसी महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में लिया है, वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की तरफ होगा। और इसका सारे